बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 30 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर से रखते हैं। बहुत ही उम्दा खबर है, बहुत ही दिल को गरमाने वाली खबर है। इमरान खान ने 25-30 साल एक ही कोशिश की कि इस कौम को शऊर दे, इंसाफ और बेइंसाफ़ी के दरमियान खड़े होने का, जालिम और मजलूम के दरमियान खड़े होने का, अपना हक मांगने का, सवाल पूछने का, शऊर हो अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ का। ये कोशिश थी इमरान खान की 25 से 30 साल की, जो उनकी सियासी जदोजहद थी, आज वो पूरी होती नज़र आई। बड़ी खुशी हुई देख के कि जब डमी निगरान वज़ीर आज़म काकड़ लम्स गए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जो शऊर था, जिस आड़े हाथों उन्होंने उनसे सवाल पूछे और जिस तरह की दुर्गत उनकी बनाई, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो। मैं आपको वो सवालात भी सुनाता हूँ और फिर जवाबात भी सुनिए, ताकि आप लर्ज़ के रह जाएंगे। जवाबात से आपको अंदाज़ा होगा कि जो हमारे ऊपर इस टाइम निगरान वज़ीर आज़म है, उनका माइंड सेट क्या है और उनको जो लेकर आए हैं उनका माइंड सेट क्या है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो आपको एहसास होगा कि शीशे का काम किसके हाथ में दिया हुआ है। मीन नाजुक काम जो है, और जो जो जहाँ पर वाकई एक बहुत ही मुदब्बराना सोच की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने कैसी सोच रखी हुई है। इससे पहले कि मैं वो सवालात स्टूडेंट्स के और जो काकड़ साहब के साथ वहाँ हुआ है वो आपके सामने रखूँ, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब मैं हुकूमत में गया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ, और जो मैं बात करने लगा हूँ इसको किसी अदारे पे तनकीद ना प्लीज़ ली जाए, क्योंकि अदारा उतना ही मेरा है, उतनी अदारे की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती मेरी है जितनी किसी और की है। अदारा मेरे मुल्क का है और इदारे से उतने ही हम इदारों से मोहब्बत करते हैं जितना कोई और करता है। तो ये इदारों के ऊपर बात नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर बात है। तो मैंने अंदाज़ा किया कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर ताकतवर हलकों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी चॉइस बड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल उनकी चॉइस को मसला हुआ है। फॉर एग्जांपल एक तो मैं आपको तस्वीर रखता हूँ, कोई इसके ऊपर मैं तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये तस्वीर रख देता हूँ। ये आप देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए, इसके अंदर ज़रा लोग बैठे देख लीजिए, उनके बैठने की स्टाइल देख लीजिए, उनके कपड़े देख लीजिए, उनका हुलिया देख लीजिए। ये आपकी निगरान कबीना है पंजाब की, ये वज़ीर और मशीर हैं जो बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर। तो आप ज़रा अब सोचिए कि जो इनको लेके, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, सिर्फ आप इनको एक नज़र इनके ऊपर देख लीजिए, इनके कपड़े, इनका हुलिया, इनका बैठना। तो फिर सोचिए जिसने चूज़ किया है, जिन्होंने इनको, आप ज़रा चॉइस का मेयार देखिए कि किस तरह के लोगों को चूज़ किया जाता है, फिर उनकी ज़ुबान, बयान, वो तमाम चीज़ें। बहरहाल मुझे शौक़ सबसे ज़्यादा तब लगा कि जब वज़ीर आज़म हाउस के बारे में मुझे फ़ेसबुक की स्टोरीज़ भेजी गई किसी सहाफ़ी की तरफ से, और वो मेरे लिए भी बड़े अचंभे की बात थी कि वज़ीर आज़म हाउस के लॉन्स के अंदर, कॉरिडोर्स के अंदर एक शख्स, अननोन शख्स तस्वीरें खिंचवा रहा है। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, मैं उनका मीडिया देखता था, और उस शख्स ने बड़े ही मुनफरिद किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। आप नॉर्मली नहीं देखेंगे वैसे कपड़े, बड़े ही क्या कहूँ, नशीले किस्म के कपड़े थे, नशीली किस्म की उनकी आंखें थीं, नशीले किस्म की उनकी अदाएँ थीं, और नशीले अंदाज़ों में वो जो है वो उन्होंने फ़ोटोशूट किया हुआ था जो पूरे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। और वो कभी किसी लॉन के अंदर बैठ के तस्वीर कशी हो रही है, कभी किसी जगह पर। तो वो साहब जो थे वो मॉडल लग रही थी। तो वो साहब जो थे वो समुंदर पार पाकिस्तानी थे। पता चला उनके पास पैसे वैसे अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए चंबे की बात थी वज़ीर आज़म हाउस में कैसे पहुंच गए। तो मैंने जब उसका तफ्तीश की तो वो पता चला कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं वो उनके मेहमान थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी चॉइस के ऊपर, और मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के उस शख्स को वहाँ एक्सेस देने के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर उनको एक्सेस देने के ऊपर। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि ज़रा या तो इनका हुलिया ठीक करा लें या इनकी अदाएँ ठीक करा लें, या ये बहरहाल इस तफसील में मैं क्या जाऊँ। तो मुझे तब पहली दफ़ा चॉइसेस का एहसास हुआ कि चॉइसेस क्या। फिर इसी तरह पंजाब में जब था तो ऐसे ही एक अहम शख्सियत ने मेरे पास एक बंदा भेजा कि इनकी तस्वीर खिंचवा दें बुज़दार साहब के साथ। और जब वो आए मेरे दफ्तर में, मैंने उनको देखा तो वहाँ तो अक्सर मैं चॉइसेस देखता था, जो चॉइसेस मेक की जाती हैं
अब आपके पास ताकत है तो आपकी चॉइस भी अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहते हैं गिल साहब आप कौन सी अच्छी चॉइस हैं? अच्छा हजूर आप मुझे भी बाहर रख लें, मैं भी अच्छी चॉइस नहीं हूँगा। मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं हूँ, उसके बावजूद आपको लगता है मैं सख्त बात करता हूँ, आप अच्छी चॉइस नहीं, तो हजूर आप मुझे भी निकाल दें। मैं कोई बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि मैं बड़ी कोई अच्छी चॉइस हूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपनी चॉइस बेहतर कर लें, मुझे छोड़ दें। मेरे पे अगर आपने तनकीद करनी तो मैं पहले ही मान लेता हूँ। तो एनीवेज वापस आते हैं, तो ये चॉइस का मसला है। अब काकड़ साहब भी चॉइस हैं। अब काकड़ साहब के मसले ये हैं कि काकड़ साहब के बचपन के अरमान है न्यूयॉर्क देखना, लंदन देखना, पेरिस के फ़लाँ होटल के अंदर खाना खाना, फ़लाँ जगह पे जाना, लम्स जाना, ये उनके अरमान है। बट ही डजंट अंडरस्टैंड राइट नो इन सिचुएशन वेयर ही इज़, और जो रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और जिस सिचुएशन में, उसमें वो इस तरह की एडवेंचर ना करें। उनकी ठुकाई होनी है जहाँ भी वो जाएंगे, किसी कोई उन्हें समझाए। फिर वो जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, जैसे वो इस्तराब में आ जाते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, जो नेगेटिविटी उनके अंदर से निकलती है, जो एक डिक्टेटरशिप उनके अंदर से निकलती है, वो हॉरेबल है। ही नीड्स टू गेट ग्रूम्ड। किसी को उन्हें बताना चाहिए कि वो भले निगरान ही है, लेकिन ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री राइट नाउ। ही नीड्स टू स्पीक इन अ वेरी बैलेंस वे। बड़ा पॉलिश्ड होना होगा उन्हें। और बहरहाल ये एक लंबी बहस है कि ऐसा क्यों है और उनको क्यों चूज़ किया गया और चॉइस क्यों इस तरह की हुई है आजकल। लेकिन मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूँ, आप फिर उनके जवाबात मैं आपको बताऊँगा कि क्या दिए हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। पहले ये ज़रा सवाल सुनिएगा और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मामला चल किस तरह के रहे हैं। तो ये ज़रा सवाल सुनिएगा। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस से छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। तो ये बच्चे ने सवाल किया कि जी आप लेट आए और आप टाइम देकर यहाँ साथी आपका वेट करते रहे, हम आपका वेट करते रहे, आप लेट आए, आपको शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। अब इसके ऊपर बड़ा अच्छा जवाब था। अगर एक बंदा ग्रूम्ड होता, बेहतर जगहों पर काम किया होता, तो बुनियादी लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दी जाती है कि जब आप गलत होते हैं ना, और स्पेशली आप ऐसी पोजीशंस के ऊपर होते हैं जहाँ आप किसी इदारे की, आप किसी कंट्री की, या आप इवन किसी इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट को हिट कर सकते हैं, तो आपका जवाब बहुत बैलेंस होना चाहिए, मतवाज़ी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। मीन अगर आप अच्छा जवाब देते तो शायद ये सवाल जो है लोगों के सामने ही ना आता, और यही आपकी मैनेजमेंट होती है। आपका जवाब होना था येस आई एम सॉरी, दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, अनफॉर्चुनेटली एक मीटिंग आ गई, लेकिन आई अपोलोजाइज़, बहुत गलत है ये, मुझे पता है, आई विश कि मैं वक्त पे पहुंच पाता, या वट एवर। इसको अच्छे तरीके उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय पहले तो उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मेरे पास कितना काम है, मैं कितनी मीटिंग्स करता हूँ, और फिर उस बच्चे को तुम कह के मुखातिब किया बार बार, तुम का तत्कार जो है वो की। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को इनडायरेक्टली नेगेटिव कह दिया। ये उनकी ग्रूमिंग है, ये उनकी पर्सनालिटी का अनफॉर्चुनेटली बैलेंस है, जो इम्बैलेंस है असल में। और वो बुरे बंदे नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं काकड़ साहब को मिला हुआ, वो बुरे बंदे नहीं है, बट ही इज़ वेरी एम्बिशियस एंड ही डजंट अंडरस्टैंड कि वो जिस पोजीशन पर इस टाइम है उसमें वो इतने एम्बिशियस होंगे तो वो बड़े ही अनपॉपुलर पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों के ऊपर मार धाड़ हो रही है, लोगों की औरतें जेलों के अंदर डाली हुई हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तबाही है, इस सब में उस सब का चेहरा किसी ने उनको बना दिया है। तो काकड़ साहब आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप कितना भी अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं, और आप होंगे भी शायद, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि यू आर इन अ वेरी नेगेटिव रोल, और आपकी जो एम्बिशंस हैं, ऑफ कोर्स आप अपने आप को बड़ा अच्छा इंसान समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें, और जो आपके अंदर की अच्छाई है उसको आप लोगों के सामने रखें और लोग माने आपके टैलेंट को, तो शायद बेहतर पोजीशन के अंदर ऐसा हो जाता, कुछ ना कुछ आप अपने आप को रजिस्टर कर पाते। लेकिन अभी आप जितनी कोशिश करेंगे आप अपने लिए हजीमत का बायस बनेंगे, आप अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे,
क्यों अपनी ठकवाई करवाते हैं? आप पहले अपनी पोजीशन को और सिचुएशन को समझें। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं, वो ज़रा सुनिएगा। बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया, फिर बताता हूँ उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। Right? So does it involve following the constitution? Like Following the constitution? yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? एक तो काकड़ साहब ऐसे सवालात सुन के कुर्सी पर उछलते रहे, नर्वस थे। उनको ये नहीं पता कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजी पढ़ी होती है, या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो ह्यूमन बिहेवियर आपको बताते हैं, मतलब मैं 1 मिनट में देख के उनको समझ सकता था कि वो कितने नर्वस हैं। बार बार पानी पी रहे थे, बार बार उठ के इधर से उधर हो रहे थे, कुर्सी पे ऐसे हो रहे थे, वैसे हो रहे थे। तो मैं शायद उनके पास कोचिंग का कोई इंसान है नहीं इस टाइम, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाथ मलना, बार बार इधर होना, उधर होना, सीधे होना, उल्टे होना, ये तमाम नर्वसनेस की निशानियाँ होती हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर ये हरकतें कर रहे हैं या किसी पर कर रहे हैं, तो जो देखने वाला शख्स है, जिसको ह्यूमन बिहेवियर का पता है, वो फ़ौरन बता देगा। तो इनका स्टाफ या इनको जो भी इनके साथ है, ही नीड्स टू टेल उस शख्स को, काकड़ साहब को बताने की ज़रूरत है कि आप बहुत नर्वस लगते हैं, आप बहुत दबाव में लगते हैं जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो यू नीड टू काम डाउन, काम योर सेल्फ डाउन। Okay, you have taken a bad job, but it is okay, you have taken it. No, live in that role and be confident. जो भी बुरा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली करें। ये एट द एंड आप, ये शाबाशी भी यही करता है, आपने देखा कितना उछलता कूदता है, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, माइक गिरा देता है। वो असल में वो तिश्नगी है अंदर की, वो सेटल डाउन नहीं है शहबाज शरीफ भी अंदर से, वो भी एक दबाव में होते हैं, कंटिन्यूसली कॉम्प्लेक्स है कोई पर्सनालिटी का, उस दबाव के अंदर वो ये तमाम हरकतें करते हैं शहबाज शरीफ भी। बहरहाल इस बच्ची के सवाल का तो कोई जवाब नहीं था उनके पास, आएँ बाएँ शाएँ की उन्होंने, और जवाब देने की बजाय पता नहीं किस तरफ को निकल गए। फिर इसी बच्ची ने, शायद एक और बच्ची ने सवाल किया कि ये जो अफ़गान लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है, इन बच्चों कंटेनर्स में डाल के निकाला जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ लोगों की हलाकत हो गई है, तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो मैंने जैसे कहा कि काकड़ साहब क्योंकि डे ड्रीमर हैं, सेल्फ अज्यूम्ड, उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर और बहुत बड़ा आदमी समझ रखा है, लेकिन शायद हकीकत से जब वो हिट करते हैं तो मामला और होता है। तो उन्होंने हॉलोकॉस्ट से लेके पता नहीं कौन कौन सी जो है वो थियरीज़ और हिस्ट्री जो है वो बयान कर दी, सवाल का जवाब ना दिया कि वो जो कंटेनर में लोग जिनकी मौत हो गई है उनके ऊपर क्या होगा, एक्शन होगा, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, उसके ऊपर क्या रियासत पाकिस्तान कैसे जवाब देगी। तो उसके ऊपर काकड़ साहब ने जब कोई जवाब ना दिया, तो बच्ची ने सवाल फिर रिपीट किया खड़े होकर। उसने कहा, जी आपने मुझे सारी हिस्ट्री बता दी, वो मुझे पता है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। हिस्ट्री नहीं पूछी थी सर, सवाल पूछा था। आप निगरान वज़ीर आज़म हैं कि वो जिन लोगों को मार दिया गया उनका हिसाब कौन देगा। तो उसके ऊपर काकड़ साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस गुस्से के अंदर फिर कहा कि जंगों में, हादसों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, आप एक मोमेंट के लिए गौर कीजिए कि अगर ग्रीस का जो वज़ीर आज़म था या इटली का या यूरोप से कोई भी जब पाकिस्तानी कश्ती में डूब के हलाक हो गए थे, तो वो जवाब आगे से ठोकता कि हादसों में ऐसे हो जाता है, या आपको लगे कि 10 पाकिस्तानियों को कंटेनर में डाल के कहीं पर खुदा न खास्ता हलाक कर दिया और उस मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे तो आप पे क्या बीतेगी। आसान जवाब था काकड़ साहब, व्हेन यू आर इन डीप शिट जस्ट शट योर माउथ। ये बड़ा बेसिक रूल है। तो उसका जवाब ये था कि मुझे बहुत अफसोस है इसका, ये मेरे इल्म में बात आई है। डिपोर्ट करना एक बात है, इंसानी हकूक़ के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कमिटेड है। माई ऑफिस विल लुक इन टू इट, वील इन्वेस्टिगेट एंड विल मेक श्योर कि किसी के साथ ऐसी आइंदा ज़्यादती ना हो। आई एम लुकिंग इन टू इट। इतना जवाब था काकड़ साहब, कितना, इतना जवाब था। इसके लिए सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि आपको हॉलोकॉस्ट पता है, ये इम्प्रेस कुछ लोग तो हो जाते हैं जिन्होंने आपको चूज़ किया है। वो डेल कार्नेगी की 4 किताबें लीडरशिप के ऊपर पढ़ के, तो सारे लोग तो नहीं हो जाते ना। तो आप खामखा गैर ज़रूरी इम्प्रेस करने के लिए हर जगह के ऊपर थेरीज ना निकाल लिया करें, कहीं सिर्फ पते की बात किया करें और आगे चला करें। अच्छा जी, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, ये ज़रा सुनिएगा। If a state gives rights to its citizens, then there should be some responsibilities. And I'm sure we all agree we don't want the outcome which you just described in Iraq or Iran, sorry. But I feel like all of us over here do not want the outcome that we're currently seeing in Pakistan. That is when the
That is, when the penalties are not proportionate to the crime committed, even if calling that a crime is just going against rules and regulations. like for instance, you're referring to 9th May? And the Be open. outcomes of it. Be open. Why are you hesitant? Nobody is stifling you here. Come on. Let me. And sir, the reason why I am not open and some of us may not be able to be open let is me take the initiative. Let me be the open guy. Okay? ठीक है sir. लेट मी बी द ओपन गाय। काकड़ साहब के जुमले भी ठीक करने वाले हैं। काकड़ साहब को किसी को बताने की ज़रूरत है कि इस तरह की बातें चलें। भारत मुख्तसर बात आपके सामने कुछ सवालात रखता हूँ और इंटरेस्टिंग। एक सवाल के जवाब में काकड़ साहब ने कहा कि मैं सिर्फ ओरिजिनल को पसंद करता हूँ, तो उनसे सवाल है कि क्या 9 मई ओरिजिनल है? जो कुछ उसके अंदर हुआ, जो ख़वातीन के साथ इस टाइम हो रहा है, क्या आपके घर में ख़वातीन नहीं हैं? बल्कि हैं। काकड़ साहब ने बल्कि एक और जगह पर कहा, वही इसी जगह पर, कि जब ट्विटर के ऊपर गालियाँ पड़ती हैं मुझे, मेरे घर वालों को, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इसमें कोई शक नहीं काकड़ साहब। मैं भी कई दफ़ा दुरूद शरीफ का ट्वीट लिखता हूँ तो उसके नीचे गालियाँ लिखते हैं लोग, गंदी गालियाँ लिखते हैं। ऊपर दुरूद शरीफ का ट्वीट होता है और नीचे गंदी गालियाँ होती हैं, क्योंकि जस्ट मैं कोई भी ट्वीट करूँगा तो उन्होंने गालियाँ देनी हैं। लेकिन आप देखें, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये मरियम नवाज़ ने बदतमीज़ कर दिया लोगों को, ये फ़लाँ ने बदतमीज़ कर दिया। मुझे ये समझ है कि जब एंग्जाइटी होती है पब्लिक के अंदर तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये गालियाँ लिखना एक एंग्जाइटी की निशानी है लोगों की। लोगों के हालात बदतर हैं तो वो ये हरकतें करते हैं, लार्ज तादाद में जब लोग करते हैं। तो हालांकि उसमें मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, वो दुरूद शरीफ होता है, लेकिन जो मेरे अपोजिट पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने उसको गाली देनी है। तो आपके लिए सिर्फ मैंने इतनी बात बतानी है कि जो कुछ आप लोगों के साथ कर रहे हैं काकड़ साहब, आपको अपने घर की ख़वातीन के ऊपर गालियाँ बुरी लगनी चाहिए। किसी को हक़ नहीं है आपको गाली देने का। घटिया तरीन अमल है जब कोई किसी को गाली देता है। लेकिन जो आप पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ कर रहे हैं उस पर आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। जो दूसरों की औरतों के साथ आप जेलों के अंदर कर रहे हैं उस पर आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। आपको वहाँ पर कोई एहसास नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि मेरा काम जो है, उनसे जब पूछा गया कि इलेक्शन की डेट कब देनी है तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं। कोई और सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं। तो फिर मेरा काम सिर्फ सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, अगवा बराए बयान में सहूलतकारी, फैमिली के साथ बैरूनी दौरों पर जाना, औरतों को कैद रखने के इक़दामात की हमायत करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को डिफेंड करना। तो फिर काकड़ साहब मेरा ख्याल आपका यही काम है। तो जब आपके ये काम है तो हुजूर आपको फिर रिजेक्शन तो मिलेगी, रिजेक्शन तो पब्लिक से मिलेगी। उसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कौम टैक्स नहीं देती। हुजूर टैक्स देती है। आपके बड़े मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। आम आदमी तो टैक्स दे दे के मर गया है। आम आदमी के टैक्स से ही तो आप घूमने वाले रेस्टोरेंट में खाने खा रहे थे और शॉपिंग्स कर रहे थे और पूरी दुनिया में घूम के आए हैं। आम आदमी के पैसों से ही तो आप अयाशियाँ कर रहे हैं। सारा तनख्वाहदार तबका, सारा आम आदमी माचिस से लेके पेट्रोल के लीटर तक हर चीज़ के ऊपर टैक्स देता है। तो सबको ना रगड़ें, जिसकी बात है उसको कहें। फिर कुछ सख्त सवालात पर तालियां बजीं। ज़रा सी शर्मिंदगी महसूस हुई काकड़ साहब को। उसके बाद एक निस्बतन आसान सवाल पर तालियां बजीं तो सुख का सांस लिया, रिलीफ महसूस हुआ, अंदर की नाराज़गी बाहर आई और कहा कि ये ठीक तालियां हैं, ये सवाल तालियों का हकदार था। वाह वाह वाह। फैसला जज जूरी आप ही हैं। मतलब बच्चे एक सवाल पे तालियां बजाएं तो वह हकदार था, दूसरे सवाल पे बजाएं तो हकदार नहीं था। उसके बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि ईज डाउन करें, इस उम्र में गुस्से को एंगर मैनेजमेंट से हल करें। तो हुजूर आपने ईज डाउन कैसे करना है? ये जो औरतों को जेलों के अंदर रखा है, किसी का बच्चा फौत हो जाता है बाहर, किसी का मियाँ फौत हो जाता है, आपका एंगर ईज डाउन नहीं हो सकता। मतलब आपका एंगर कितना ज़्यादा है कि जो ईज डाउन नहीं हो रहा है, जिसको ख़वातीन भी ईज डाउन नहीं कर पा रही बेचारी, तो आपका एंगर कैसे ईज डाउन होगा? फिर एक बच्ची ने सिर्फ इतना सवाल किया कि इलेक्शन आइन की मुकर्ररा मुद्दत में ना होने का सवाल किया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। तो उन्होंने शुरू कहाँ से किया, ज़रा गौर कीजिए। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि आप इलेक्शन वक्त पर क्यों नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप मुझे गैर आइनी तौर पर किसी मिलिट्री टेक ओवर का मुसल्लत शुदा बंदा समझ रही हैं। ये तो बच्ची ने नहीं कहा था, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है। तो आप समझते हैं ना इस बात को कि आप एक गैर आइनी तौर पर मिलिट्री टेक ओवर का मुसल्लत शुदा बंदा है, वरना आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। तो थैंक यू, कम अज़ कम आपको ये समझ नहीं कि बोलना कैसे और क्या है, लेकिन ये तो समझ है कि बात क्या है।
तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो चीज़ लेट हो जाती है ना, वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो चीज़ गैर कानूनी हो जाती है, वो सिर्फ लेट हो जाती है। जी जी, वही सोच है जो करप्ट जजेस की होती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ लेट हो जाए वो गैर आइनी तो नहीं होती। तो आप सोच का अंदाज़ा, पहले वो इंसानी हकूक़ वाले सवाल, फिर बच्चे का लेट आने वाला सवाल, फिर ये वाला सवाल, आप इससे सोच का हिसाब लगाएं। फिर एक सवाल के जवाब में कहा कि धांधली तो होती है, कभी इसका फ़ायदा एक जमात को होता है, कभी दूसरी को लगता है। उस्ताद इनके हमज़ा शहबाज हैं, उन्होंने भी बच्चों को कहा था कि बच्चों, करप्शन कोई बुरी बात नहीं है, इसके साथ जो है वो इसके साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। फिर एक तालबा ने और बहुत ही उम्दा सवाल किया, जो सबसे अच्छा सवाल था वो आपके सामने रखता हूँ, वो पहले सुनिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना बेहतरीन सवाल था और उसका जवाब क्या था। Declining economic growth, increasing debt, political instability, and whatnot. I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not. I'm sorry. It's not a humiliating question. No, I But don't get humiliated by I this. am genuinely curious that amidst all these situations and conditions situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. जो दोस्त इंग्लिश नहीं समझते मेरा वीलॉग देख रहे हैं उनके लिए, कि बच्ची ने कहा कि मुल्क में इस टाइम इकॉनमी की तबाही है, इंसानी हकूक़ की तबाही है, इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो आप उन चीज़ों को देखें जो आपका काम है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे, जो सबसे बड़ा काम है, आप उन चीज़ों को देखें। आप यहाँ लम्स में क्यों आए हैं, लम्स में बच्चों के साथ क्यों खिताब कर रहे हैं, इसकी आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? शायद बच्ची को पता नहीं कि ये अंदर के अरमान हैं काकड़ साहब के, जिनको वो पूरा कर रहे हैं। राजू जब से जेंटलमैन बना, वो ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी देखी हुई। बहरहाल बच्ची ने सवाल किया, उसमें एक इंटरेस्टिंग फेज़ ये था कि बच्ची ने कहा कि मैं आपको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाह रही ये सवाल करके। तो उसके ऊपर काकड़ साहब कितने रफ ऑन द एजेस हैं, मीन उनको ग्रूमिंग की कितनी ज़रूरत है। आप ये गौर कीजिए कि उनको ये नहीं पता कि ऐसे सवाल के ऊपर सिर्फ इतना कहते हैं, अगर कहना भी है कर्टसी में, यू आर ऑल राइट, यू आर फाइन। उसके जवाब में कहते हैं नो आई डोंट गेट ह्यूमिलिएटेड। और पाई जी, वो जो बच्ची कह रही थी वो कर्टसी के तौर पे कह रही थी कि आई एम नॉट ह्यूमिलिएटिंग, असल में वो आपको ह्यूमिलिएट ही कर रहा था। वो सवाल वो आपको ह्यूमिलिएट करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने अपने आप को ह्यूमिलिएट एक ऐसी सिचुएशन में डाला जिसमें आपने ह्यूमिलिएट होना है। यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू ऑकवर्ड सिचुएशन। तो जब आपको कोई कहता है आई डू नॉट मीन टू ह्यूमिलिएट यू, उसका मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होता काकड़ साहब। और आपने आगे से जो कहा कि नो आई डू नॉट गेट ह्यूमिलिएटेड, क्यों नहीं होते आप ह्यूमिलिएटेड? क्या मतलब आपको ह्यूमिलिएशन फील नहीं होती? कोई इर्द गिर्द बंदा नहीं है जो आपको बताए कि ऐसे बात नहीं करते। लाइक के माजरत ऐसे साउंड होगा जैसे मैं आपको कोच कर रहा हूँ, या मैं आपको प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मुझे खुद भी नहीं पता होगा बहुत सारी बातों का, कई जगहों पे मैं भी गलत बात करता हूँ, मुझे भी कोचिंग की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ मैं आपको गलत देख सकता हूँ, मुझे पॉइंट आउट तो करना चाहिए। तो इसका इतना जवाब था सिर्फ कि यू आर फाइन, मीन रजिस्टर करें कि हाँ मेरे से ही आपने ये ह्यूमिलिएटिंग सवाल पूछा है, आपने मुझे ह्यूमिलिएट नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे मैं एक ऐसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हूँ, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। तो अपने जवाब से उसको जस्टिफाई कीजिए और फिर पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि आप ह्यूमिलिएट हुए हैं कि नहीं। आप बच्ची को कह रहे हैं कि आई डू नॉट गेट ह्यूमिलिएटेड, भाई क्यों नहीं होते आप? प्रूफ है, ह्यूमिलिएशन प्रूफ है। ह्यूमिलिएट तो हो गए हैं, उसने आपसे पूछा है कि भाई साहब क्या कुछ चल रहा है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ आप क्या प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्या? जाते हैं लोग यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उनका कंडक्ट ये नहीं होता। ये सब कुछ करके आप यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते। अब आप कहेंगे कि ये क्या एतराज़ है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आपका कंडक्ट ये हो, पब्लिक की आपके ऊपर रिजेंटमेंट ये हो, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते। आप ये सोचते हैं यार मैंने बहुत बुरा किया हुआ है, बस साइड पे ही रहो। तो बहरहाल आज की ये सारी वीलॉग लंबा हो गया। सिर्फ पर्पज़ मेरा आपको ये था, दो पर्पज़ थे।
एक तो जो हमारे बहुत सारे मेहरबान हैं, ताकतवर जगहों पर बैठे हैं, एक तो आप उनकी चॉइस देख लीजिए, आप चॉइस देख लीजिए किसी भी हुकूमत में, किसी भी वज़ीर, मशीर, निगरान वज़ीर आज़म से लेके एक आदमी है KPK के अंदर, कर तो वो भी बुरा रहे हैं, लेकिन वो चॉइस कदरे बेहतर है। जो आज़म खान साहब थे, साहबका जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, एक आज़म खान इमरान खान के साथ हैं होते थे, जिन्होंने उनके खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, उन आज़म खान की बात नहीं कर रहा, ये पहले 90s के अंदर ये चीफ सेक्रेटरी थे KPK के, आज़म खान जो हैं, और एक वो थे, और एक वो थोड़ी सी बेहतर चॉइस हैं, इसीलिए आपने उन्हें कभी कोई खच मारते हुए टेलीविज़न पर, कभी किसी जगह पर नहीं देखा होगा। उनको अंदाज़ा है कि आई टुक अ बैड जॉब सो आई नीड टू स्टे अवे, एक आप ज़ख़म लगाना, फिर ज़ख़म के ऊपर नमक छिड़कना। काकड़ साहब को अपनी एम्बिशंस जो हैं, अपनी जो सादा दिली है, उसके अंदर ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जो इस टाइम कर रहे हैं उससे लोग बहुत नाखुश हैं, दुखी हैं, तो उसके अंदर वो ऐसी हरकतें उसके अंदर वो ऐसी हरकतें ना करें तो उनके लिए भी बेहतर है, उनके ओहदे के लिए भी बेहतर है। और उसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस आज की इंटरेक्शन से साबित हुई है कि आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। इमरान खान ने जिस काम के लिए एफ़र्ट की थी वो काम पूरा हो गया है। इमरान खान शऊर देना चाहता था पब्लिक को। आज देखिए हमारे बच्चों के अंदर कितना शऊर है। इसको जैन जी कहते हैं इन बच्चों को। ये जो जैन जी है ये बड़ी ख़तरनाक है, ये बड़ा इल्म रखते हैं, और ये हमारी कंपनी बहादुर के लिए और भी ख़तरनाक है जैन जी, क्योंकि ये हमारी तरह, आपकी तरह, आप जनाब के चक्कर में नहीं पड़ते। ये आपने करप्शन किया तो जैन जी आपको सीधा बताएगी, ये तो माँ बाप को सीधी बात करती है। तो काकड़ साहब को मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने कोई इस तरह का मामला करना है ना, तो कोई पुराने ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े सीनियर उनकी ट्रेनिंग के नीपा शिपा जाएं, वहाँ पर ख़िताब करें, सवाल करें। इसी तरह NDMA जो हमारा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हमारा NDU, उसके अंदर आप जाइए और वहाँ कोर्स होते हैं, वहाँ पर हमारी जनरेशन के और उससे ऊपर के लोग हैं, वो ज़रा आप जनाब का ख्याल करते हैं, सीधी बेइज्जती नहीं करते, वो ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बात करेंगे। उन्हें डर भी है, उनके अंदर वो आज़ादी भी नहीं है, उनके अंदर वो शऊर भी नहीं है। हमारी वाली जनरेशन के अंदर ये जेन जी है ना, इनके अंदर बड़ा शऊर है, तो इनके साथ मैसअप ना कीजिए काकड़ साहब। ये आपकी धोती भी खोल देंगे और पगड़ी भी खोल देंगे, और वो भी इतने प्यार से खोलेंगे कि आपको ये भी कहना पड़ेगा कि नो, आई डोंट गेट ह्यूमिलिएटेड। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।